हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वक्त तक बॉडी के अंदर मौजूद रहती हैं और उस वक्त के गुज़रने के साथ साथ वो चीज़ें भी जो है वो डिस्ट्रक्शन फेजेस से गुज़रती हैं। उन्हीं में से एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम आरबीसीज़ कहते हैं, उनकी हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम यही सीखेंगे कि किस तरह से बॉडी के अंदर आरबीसीज़ यानी एरिथ्रोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन होती है और वो किन किन फेजेस से होकर गुज़रता है। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। आरबीसीज़ की डिस्ट्रक्शन को समझने के लिए अगर आप रिकॉल करें कि आरबीसीज़, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इनका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बिकॉज़ आरबीसीज़ के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसका फंक्शन ही यही होता है कि इसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है आरबीसीज़ की ज़िंदगी में कि वो अपने इस फंक्शन से महरूम हो जाता है और वो कोई काम करने की सलाहियत नहीं रखता। इसको समझने के लिए आप ये समझें कि आरबीसीज़ का स्ट्रक्चर या उसकी शेप इस तरह की है कि आरबीसीज़ छोटी छोटी कैपिलरीज से अपने आप को गुजार लेता है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आरबीसीज़ की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। लेकिन जब आरबीसीज़ की उम्र एक ख़ास हद तक पहुंचती है, लाइक 100 to 120 डेज़ तक, तो आरबीसीज़ की सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। जब आरबीसीज़ फ्लेक्सिबल नहीं रहते तो आरबीसीज़ कैपिलरीज से गुज़र नहीं पाते और वहाँ पर स्टक हो जाती हैं। ये वो मौका होता है जब बॉडी इस बात को निशानदेही करती है कि अब आरबीसीज़ हमारे किसी काम के नहीं रहे और इन्हें डिस्ट्रक्शन या इन्हें डिस्ट्रॉय करने का इंतज़ाम कर लिया जाता है। इसको हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज़ कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये आपको एक स्प्लीन दिख रही है पर्पल के अंदर। इसको समझने का आसान तरीका क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक आरबीसी है, एक एरिथ्रोसाइट है और उसकी एज 120 डेज़ हो गई है। अब 120 डेज़ के अंदर एरिथ्रोसाइट्स के साथ होगा क्या? देखिए, सिंपली होगा क्या कि ये आपके सामने एक आरबीसी बनाया गया है। अब आरबीसीज़ की सेल मेम्ब्रेन में, एज ए सेड अर्लियर, कि फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आखिर किस वजह से है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास कुछ प्रोटीन्स की वजह से है, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं स्पेक्ट्रिन एंड दी एनकारिन। ये दो प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में यानी आरबीसीज़ को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। जब आरबीसीज़ की एज 120 डेज़ होती है तो ये स्पेक्ट्रिन और एनकारिन ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। जब स्पेक्ट्रिन और एनकाइरन डिग्रेड हो जाएंगी तब आरबीसीज़ फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। कीप इन माइंड कि स्पेक्ट्रिन और एनकाइरन के अलावा और भी बहुत सारी प्रोटीन्स आरबीसीज़ की सेल मेम्ब्रेन में हैं, लाइक ग्लाइकोफोरिन है, बैंड 3 प्रोटीन्स हैं और भी बहुत सारी प्रोटीन्स हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास स्पेक्ट्रिन और एनकाइरन है। ये दोनों प्रोटीन्स जब अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेंगी यानी डिग्रेड हो जाएंगी तो आरबीसीज़ की इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाएगी। जब आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाएगी तो आरबीसीज़ छोटी छोटी कैपिलरीज से अपने आप को गुजार नहीं पाएगा। इसको समझने के लिए आप यहाँ पर गौर से देखें कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये एक आरबीसी सिनोसाइडल कैपिलरी से गुज़र रहा है। अब जब आरबीसीज़ ओल्ड हो गया है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहा, तो ये आरबीसीज़ इस एंडोथेलियल स्पेसिस के अंदर स्टक हो जाएगा। जब वो एंडोथेलियल स्पेसिस में स्टक हो जाएगा तो वहाँ पर मौजूद मैक्रोफेजेस इस बात की निशानदेही करेंगे और देखेंगे कि ये तो आरबीसीज़ काम ही नहीं कर पा रहा, तो वो इसकी डिस्ट्रक्शन का हुक्म दे देंगे। तब अब ये मैक्रोफेजेस कौन से हैं? स्प्लीन के मैक्रोफेजेस हैं। ये स्प्लीन के मैक्रोफेजेस इन आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगी हैं। तो अब डिस्ट्रक्शन फेजेस क्या है उसके लिए आप ये डायग्राम देखें स्प्लीन वाली। एक्चुअली होता क्या है, सिंपल आसान अल्फाज में, कि जब आरबीसीज़ फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं तो वो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस उन्हें इनगल्फ कर लेते हैं, यानी उनकी फैगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। सो ये एक स्प्लीन का मैक्रोफेज है जो कि ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है। अब इस स्प्लीन के मैक्रोफेजेस के अंदर
स्प्लीन के मैक्रोफेजेस के अंदर ये एरिथ्रोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। सो एज़ यू नाउ कि एरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसीज़ हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है ग्लोबिन में एंड हीम में। ग्लोबिन क्या है? इट इज़ एक्चुअली एन प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स हैं जो कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स पे से मिलके बनते हैं। सो ये ग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है फर्दर इनटू अमाइनो एसिड्स। इन अमाइनो एसिड्स को बॉडी दोबारा रिसाइकल कर लेती है दोबारा एरिथ्रोपोइसिस के अंदर, या बॉडी के मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स के अंदर इन अमाइनो एसिड्स को दोबारा यूज़ कर लिया जाता है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने एरिथ्रोपोइसिस को डिटेल से डिस्कस किया है कि किस तरह आरबीसीज़ की फॉर्मेशन होती है, तो अब आई बटन के लिंक पे जाके देख सकते हैं। सिमिलरली स्प्लीन के मैक्रोफेज इन हीमोग्लोबिन को फर्दर डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं इनटू हीम। अब हीम जो है इसके अंदर से फर्दर जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो आयरन आता है। अब ये आयरन क्या करता है? ये आयरन दोबारा यूज़ होता है इन एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसीज़ की फॉर्मेशन में। किस तरह? इस आयरन को कंबाइन कर लिया जाता है एपोफेरिटिन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फेरिटिन। जब बहुत सारी फेरिटिन्स आपस में मिलती हैं डेट इज़ कॉल्ड एज हीमोसाइड्रिन। अब ये तमाम मैकेनिज़्म, ये किस तरह फेरिटिन बनता है, हीमोसाइड्रिन क्या करता है, ये क्या है, तो इनको देखने के लिए, समझने के लिए आपको एरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज़ वाली वीडियो को देखना है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब एक आरबीसीज़ 120 डेज़ तक पहुंचता है तो उसका स्पेक्ट्रिन और एनकायरन जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक होती हैं, जिसकी वजह से आरबीसीज़ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। जब वो फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है तो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लोबिन जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू अमाइनो एसिड्स और हीम को फर्दर तोड़ दिया जाता है आयरन में और ये आयरन दोबारा से रिसाइकल हो जाती है। कुछ हीम का पोर्शन स्प्लीन के मैक्रोफेजेस डिकम्पोज कर देते हैं इनटू बिलीवर्डिन। अब बिलीवर्डिन दोबारा से जब टूटती है तो इसको फर्दर डिकम्पोज कर दिया जाता है बिलीरुबिन में। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। अब ये बिलीरुबिन जब स्प्लीन के मैक्रोफेजेस हीम को ब्रेक डाउन करके बिलीरुबिन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बिलीरुबिन अब ब्लड में जाती है। ये कहाँ जाएगी? ब्लड में। अब ब्लड के अंदर अगर ये बिलीरुबिन इन फ्री फॉर्म रहेगी तो इट इज़ वेरी टॉक्सिक। सो होता क्या है कि ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लीवर बनाता है, जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये एल्ब्यूमिन इस बिलीरुबिन के साथ कंबाइन कर लेती है। अब इस बिलीरुबिन को हम लोग क्या कहेंगे? इस बिलीरुबिन को हम लोग कहेंगे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। क्या है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। सो जब बिलीरुबिन ब्लड में एल्ब्यूमिन के साथ मिलेगी तो ये बिलीरुबिन क्या कहलाएगी? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर में जाती है। अब इसने जाना है लीवर में। लीवर क्या करता है? इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ मिलाता है, जोड़ता है और अब ये बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है। CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब क्या होगा? लीवर ने बाइल सेक्रीट करना। बाइल क्या है? ऐसी सेक्रीशंस जो कि लीवर सेक्रीट करता है और ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ैट की इमल्सिफिकेशन में रोल प्ले करती हैं। अब जब लीवर बाइल को सेक्रीट करेगा और वो बाइल गॉल ब्लैडर में भेजेगा तो उस गॉल ब्लैडर में, या अब ऐसे कह लें कि बाइल में, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी एज अ कंपोनेंट होगी। अब वो बाइल क्या करेगी कि बाइल कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए कहाँ पर चली जाएगी? पेनक्रियास के पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। अब बाइल कॉमन बाइल डक्ट से कहाँ चलेगी? पेनक्रियाटिक डक्ट में। अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट जहाँ मिलती हैं इसे हम हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला कहते हैं। अब ये बाइल फर्दर कहाँ दाखिल होगी? इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफ्लोरा है। ये बैक्टीरिया इस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देगी यूरोबिलिनोजन के अंदर। अब ये यूरोबिलिनोजन क्या करेगी? कुछ यूरोबिलिनोजन फर्दर रीअब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में और मुख्तलिफ जगह पे जाएगी। उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किडनी पे जाती है और किडनी में जब यूरिन फॉर्मेशन होती है तो उसमें भी यूरोबिलिनोजन सेक्रीट होती है। इसीलिए यूरिन का जो येलोविश कलर है वो यूरोबिलिन की वजह से होता है। कुछ यूरोबिलिनोजन रीअब्जॉर्ब नहीं होती और वो फर्दर डिकम्पोज हो जाती है इनटू स्टर्कोबिलिन।
अब ये स्टर्कोबिलिन जो है, जो ब्राउन पिगमेंटेशन है फीसिस या स्टूल के अंदर, वो इस स्टर्कोबिलिन की वजह से होती है। सो इस तरह से आरबीसीज मुख्तलिफ डिस्ट्रक्शन फेजेस से होकर गुजरता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि मैं आपके सामने एक सिनेरियो केस रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज़ करें कि ये आपके पास जो कॉमन बाइल डक्ट है, इसमें किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लाइक गॉल स्टोन्स। अब होगा क्या, जब किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो बाइल सिक्रीट नहीं होगा। अब बाइल नहीं सिक्रीट होगा तो बाइल में क्या मौजूद है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो इसका मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ड्यूडेनम में आ ही नहीं रही, तो वो रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाएगी और मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्लेरा, जिससे वहाँ पर येलोविश पिगमेंट जो है वो दिखा जाता है, जिसे हम जॉन्डस कहते हैं। सो इस तरह से हमारे पास एक डायग्नोस्टिक ये प्रोटोकॉल है जॉन्डस का। अब ये एक तमाम मैकेनिज़्म था जो कि आपको पता था, जो को आपको मैंने बताया किस तरह से आरबीसीज़ मुख्तलिफ डिस्ट्रक्शन फेजेस से होकर गुज़रते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जो कि हमारे पीडीएफ नोट्स में बहुत इजी वर्डिंग के अंदर लिखा है, सो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ नोट्स को पढ़ सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब आरबीसीज़ यानी एरिथ्रोसाइट्स 120 डेज़ पर पहुंचते हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्पेक्ट्रिन और एनकायरन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता है। अब जब आरबीसीज़ फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो वो सिनोसाइडल कैपिलरीज़ में जब जाएंगे तो वो स्टक हो जाएंगे और स्प्लीन के मैक्रोफेजेस उन आरबीसीज़ की फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देंगे और उनमें मौजूद हीमोग्लोबिन को ब्रेक करेंगे इनटू हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन कन्वर्ट होगी इनटू अमाइनो एसिड्स, जो कि फ़र्दर रिसाइकिल कर ली जाएगी, और हीम फर्दर कन्वर्ट होगी बिलीवर्डिन में, देन बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन जब ब्लड में एंटर होगी तो वह एल्बुमिन के साथ बाइंड करेगी और ऐसी बिलिरुबिन क्या कहलाएगी, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो लीवर पे जाएगी, ग्लूकोरोनिक एसिड से मिलेगी और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइल के साथ मिलकर बाइल डक्ट से होता हुआ ड्यूडेनम में एंटर हो जाएगा और वहाँ पर मुख्तलिफ माइक्रोफ्लोरा इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ यूरोबिलिनोजन फर्दर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी और यूरिन के अंदर सेक्रीट होगी और वहाँ पर येलोविश पिगमेंट का बाइस बनेगी। कुछ यूरोबिलिनोजन फर्दर डिकम्पोज हो जाएगी इनटू स्टर्कोबिलिन, जो कि फीसिस या स्टूल में ब्राउन पिगमेंट की वजह बनते हैं। तो दिस इज़ ऑल दी डिस्ट्रक्शन फेजेस ऑफ द आरबीसीज़ के किस तरह से एरिथ्रोसाइट या आरबीसीज़ डिस्ट्रक्शन होती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही इजी कंसेप्ट्स के साथ मैं आपको वीडियोस लाता रहूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर।